नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हर्ष खट्टर साहब मौजूद हैं, जो पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और संपत्ति के सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। संपत्ति की अगर बात करें तो वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी संपत्ति के रूप हमारे पास होते हैं। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कोठी या और तमाम तरह की ज़मीन जायदाद, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब उसकी लेने की, उसकी समझ की बात आती है तो हम एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं। हम बात करते हैं उस एक्सपर्ट से कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या लेना नहीं चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। विषय चेतना से संबंधित है और उस चेतना को संपत्ति से कैसे जोड़ा जाए, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं खट्टर जी से। नमस्कार खट्टर साहब। नमस्कार जी। से संपत्ति के सही सलाहकार के रूप में एक आदमी के क्या गुण होने चाहिए? आप एक सलाहकार हैं संपत्ति के। जब हम अमूमन मार्केट में बैठते हैं, समाज में बैठते हैं, तो प्रॉपर्टी को लेकर जब हम बात करते हैं तो हम आप जैसे एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। तो उस एक्सपर्ट के क्या गुण होने चाहिए? आपको क्या लगता है कि उसके अंदर वो नैसर्गिक गुण क्या हो? देखिए मुकेश जी, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सिर्फ अपने व्यूज़ बता पाऊँगा कि सबसे पहले उसको सामने जो आए हैं, जो उनके क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, जो आए हैं, उनको समझने की परख होनी चाहिए कि उनकी सोच क्या है, वो चाहते क्या है। क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आता है और कहता है कि जी मेरे को 3 बेडरूम हाउस चाहिए और आप दिखाओ जी, दिखाओ, एकदम बहुत अग्रेसिव होता है। तो मैं हमेशा उससे पूछता हूँ जी आपका कितना बजट है, क्या है। तो सामने वाला सही तरीके से नहीं भी बताता, ठीक। और कई बता भी देते जी आकर के कि हमारा ये बजट है, इसमें आप ये चीज़ करो। तो उनसे हमारे को, जब हम उनसे बात करते हैं और इसे पूछते हैं कितना बजट है, और वो कहते हैं जी आप दिखाना शुरू करो कितने का है यहाँ सामान है। अब कितने का सामान है बताना भी पड़ेगा क्योंकि आप सलाहकार हो, आपके पास कुछ आया है। राइट। अब धीरे धीरे उनसे जब बातचीत पड़ती है तो मालूम चलता है कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितने बजट के अंदर चीज़ लेनी है, क्या करना है। तो हमें जो सामने वाला है उसकी ज़रूरत है, उसका बजट है, उसको परखने की हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और हमने इसे कहा कि आओ बैठो और लेके चल पड़े अपना दिखाने के लिए। अगर उनका बजट ही अगर सपोज किया एक 50 लाख रुपए का, एक्स अमाउंट कुछ भी कह सकते हो आप, और जो सामने बैठा है सलाहकार वो उसको एक भी चीज़ दिखा रहा है तो उसको फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक बात। फिर उसमें उनको कितना तो फाइनेंस चाहिए, बैंक से कितना लोन लेना है उन्होंने, उनकी कैपेसिटी क्या है। अब जब उन्होंने लोन लेना है तो उनकी इनकम कितनी है। कई बार क्या होता है, वो लोग जाते हैं बैंकों से पता करते जी हमारा कितना, हमें तो लोन चाहिए जी। तो सामने वाला बैंक वाला कहता है कोई बात नहीं जी, हो जाएगा, करवा देंगे, आपकी तो रिटर्न बहुत अच्छी है। लेकिन जब उसके अंदर में जब वो डीपली जाना होता है, उसको देखना होता है कि उनकी लायबिलिटीज क्या क्या है उस रिटर्न के अंदर में, हर मंथ वो कहाँ कहाँ कमिटेड है। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो उनको फाइनेंस कैसे होगा। तो कुल मिला करके सबसे पहले हमारा जो कोशिश होती है, सामने वाले को कितने बजट में कितनी चीज़ चाहिए उसको परखना बहुत ज़रूरी है, कितना फाइनेंस चाहिए। राइट। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी है, आजकल बिल्डर्स के बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उनको कितने टाइम में पोजीशन चाहिए। अगर कोई कहता है मेरे को आज चाहिए तो जो रेडी टू मूव इन है उस मकानों में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहते हैं हमें 3 साल में चाहिए, तो जो प्रोजेक्ट बिल्डर 2 साल में देने वाला है उस पर जाना पड़ेगा ताकि वो 3 साल तक उनकी जब जरूरत हो उनको तब तक उनको मकान मिल जाए। राइट। या तब तक कुछ लोग वहाँ पर रहने शुरू करते। तो इस चीज़ की जो है ना, समझ के साथ या सामने वाले को परखना बहुत ज़रूरी है क्या है। अच्छा सलाहकार प्रॉपर्टी का वही है जो सामने वाले की ज़रूरत को देखते हुए उसकी चीज़ को पूरा करे और आगे उनको चीज़ लाए। बहुत सुंदर। दोस्तों, हर्ष जी ने हमें बताया कि देखिए बात संपत्ति की इसलिए की जा रही है कि संपत्ति के तौर पर घर एक बेसिक नीड है हर आदमी की, और जब बेसिक नीड होती है उस नीड में व्यक्ति को बोलता है कि भाई छत मिल जाए परिवार में, या उस व्यक्ति को खाना पीना समय पर मिल जाए, ओढ़ना पहनना ठीक ठाक हो जाए, तो उसकी समाज में एक गरिमा बनी रहती है। तो वो क्योंकि बेसिक ज़रूरत है, तो इसी कड़ी में हमने उस विषय को समझा और आज आपके बीच साझा किया। जैसे कि इन्होंने बताया कि आदमी की बजट और आदमी की जो प्रोफाइल है उस पर निर्भर करता है कि सामने वाला जो सलाहकार है वो उसको क्या चीज़ देना चाहता है।
इस विषय पे आगे बात करते हैं कि जैसे संपत्ति को लेकर बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, उसमें रहता है कि भाई वास्तु भी आता है उसमें, और बहुत तमाम तरह की चीज़ों को लेकर भी लोग उसको जोड़ के चलते हैं। आपको क्या लगता है ये भी इफेक्ट करती हैं चीज़ें? देखिए, आज से 15 साल पहले की बात करूं मैं, कि मैं इस प्रोफेशन में 1989 से जुड़ा हुआ हूँ, तो 15 साल पहले कोई वास्तु नहीं होता था। अच्छा, नहीं होता था हमारे यहाँ तो नॉर्थ में बिल्कुल ही नहीं होता था। किसी को पता ही नहीं था वास्तु क्या हो। जैसे 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 ये जो सोशल मीडिया आगे बढ़ा तो वास्तु प्रसार जैसे जैसे चीज़ों का होने लगा, वास्तु भी अपने आप निकल के आने लग गया। जी जी जी। अच्छा, किसी को कोई चीज़ की सपोज किया, कोई चीज़ गई मकान में गई और कहीं उसको कोई बिजनेस लॉस हो गए तो वो सीधा जाता है पंडित जी के पास में। जी जी, जी। पंडित जी मेरे को ये हो गया, पंडित जी पूछते हैं भाई ये बताओ तुमने पिछले कुछ टाइम में क्या क्या किया। राइट। तो क्या कहा, मैंने तो मकान लिया। राइट राइट। तो पंडित जी कहेंगे अच्छा मकान लिया तो कौन सी दिशा में लिया? वो कहेगा मैंने सपोज किया दक्षिण दिशा में ले लिया। जी जी जी। आपको तो दक्षिण दिशा आपको पता है, लेनी नहीं चाहिए आपको। तो ये वास्तु व दोष वगैरह निकालना और ये चीज़ करना, देखिए कहीं ना कहीं तो है, मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये चीज़ बनी हुई है, दिशाओं का है। लेकिन जितना आज की डेट में र्यूमर बना हुआ है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम्हारा राशि फल है उसके हिसाब से कौन सी दिशा तुम्हें सूट करेगी, वेरी करता है, उसके हिसाब से होता है, वेरी करता है, ठीक है ना। आप आज अगर मेरा नाम हर्ष खट्टर है और मुझे कर्क राशि से हूँ और मैं तो कहता हूँ मुझे दक्षिण दिशा सबसे ज्यादा सूट करती है। क्या बात है। मैं जहाँ से बना मेरा घर ही सब दक्षिण दिशा में था, दक्षिण मुखी, और यहाँ पर इससे मैं एकदम से होगा कि साउथ के लेने ही नहीं, मकान ही नहीं लेना, जैसे पता नहीं उसके अंदर में कुछ साइकोलॉजिकल फिट हो गया। अब एक कहना नहीं चाहिए जनाब कि आज की डेट में हम लोग इतने फास्ट हो गए हैं, लेकिन जब अपनी चीज़ लेनी होती है ना तो हम इन सब चीज़ों को गहराई से देखते हैं और देखना भी चाहिए, मेरा मानना है। जैसे एक परिवार में कोई लड़का लड़की को देखने आता है तो उसकी कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। जी जी जी। तो घर परिवार को तसल्ली होती है, चाहे वो रिश्ता आगे कैसे भी चले। राइट राइट। और कई बार लव मैरिज होती है तो उसके अंदर में घर परिवार नाराज होते हैं, मगर उनकी बहुत अच्छी चल जाती है। और कहीं गलती से कुछ हो गया तो मैंने तो कहा था, ठीक बात है। तो ये जो कहा था और ये चीज़ करके ना इंसान की तसल्ली सबसे होनी ज़्यादा ज़रूरी है कि दिशाओं की ज़्यादा जोड़ है ना। अगर उनको लगता है कि उनको चेक करना चाहिए तो अपने किसी भी एक्सपर्ट से, अपने कंसल्टेंट को उसको ले करके तो उसके पहले ही उसको बना ले कि हमने कौन से दिशा में मकान लेना है, क्या लेना है, ताकि सामने वाला जो आपकी सेवा कर रहा है, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है आपका, उसको ही मालूम चले जी हमारी ये है। अच्छा, इसमें आजकल जब बनाते हैं तब भी एक एक्सपर्ट के तौर पर लाया जाता है किसी, पहले तो ठेकेदार बना दिया करते थे, अब वो आर्किटेक्चर एक नया वो सिस्टम आ गया तो वो भी अपनी एक्सपर्टी देते हैं। देखिए उसके लिए तो ना अगर आपको अच्छा बिल्डर है लोग हैं वो तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ आजकल सभी लोग इसको एसोसिएट करके चल रहे हैं। देखिए आजकल फैसिलिटीज मैं बताता हूँ, आप अब जो मकान बन रहे हैं ना, हमारा जो एनसीआर एरिया है अर्थक्वेक, उस पर हम बैठे हुए हैं आज की। तो इसको हमें रेसिस्टेंट करना है। हमने अपने जो अगर हम मकान बना रहे हैं, बिल्डर मकान बना रहे हैं, तो वो जिनसे पैसे ले रहे हैं उनको वो चीज़ फैसिलिटी भी दे। कम से कम आज 15-15, 20-20 मंजिल मकान बन रहे हैं, 25-25 मकान बन रहे हैं। अगर वो इतने ऊंचे मकान बन रहे हैं तो बिना कंसल्टेंट के मकान नहीं बनेंगे जनाब। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको अच्छे मकान बनाने हैं, किसी को बनाने हैं, हम तो खैर कंसल्टेंट लेके ही चलते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो आपको पहले हर एक चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इसमें अगर सपोज किया अगर आपने सरकार ने 4 फ्लोर बना दिए, परमिशन दे दिए एक प्लॉट के ऊपर में, अब उसको उनको सर्विसेज कितनी फैमिली रहनी चाहिए उसके अंदर में, अगर 3 बेडरूम का है तो उसमें कितने लोगों के लिए हमने डेंसिटी के हिसाब से सारा देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की डेट में बिल्डर को पहले से ही करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। वो टाइम निकल गया कि हाँ जी घर बैठे थे तो नक्शा बना दिया और जाकर एक आर्किटेक्ट को बताया कि एक इसको बना दो और पास करवा दो जी, और उसके मकान बना लिया, कोई कॉलम नहीं दिया। यही परेशानी हो रही है जो हमारी हरियाणा सरकार ने जो 4 फ्लोर बंद किए हैं वो किस वजह से बंद किए हैं? ये डेंसिटी की मेन वजह माना जाता है। आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन वजह है कि हरियाणा सरकार ने अच्छी फैसिलिटी दी, 4 फ्लोर खुल जाए,
जितने लोग थे जिनको पैसे की जरूरत थी, मकान को उसी मकान में रह करके 2 फ्लोर लिए, कुछ पैसे लिए और बैंक में डाल दिए, किराए की इनकम बना दी। 2 फ्लोर बिल्डर ने ले लिए, उसको बेच करके उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ आई कि जो पुराने मकान बने हुए थे उनको हमने, हमारे यहाँ साझा दीवारें हैं, और जो पुराने मकान बने हुए थे वो उसकी नींवें कमज़ोर हैं। नींवें क्या कमज़ोर हैं कि पहले जो ठेकेदार थे 3 फुट से नीचे लेके नहीं जाते थे, उसमें भी 6 इंच की रोड डाली, 2.5 फुट की आपकी बुनियाद बनाई और ऊपर मकान बना दिया बिना कॉलम के। अच्छा, सिंगल स्टोरी वैसे होते थे वो? सिंगल क्या, आप डबल स्टोरी ले जाओ। हाँ। लेकिन आज क्या हुआ, जैसी 4 स्टोरी बनी है उसका लोड पड़ गया। अब क्या है, जो आर्किटेक्ट हैं वो कॉलम्स देते हैं, सारी चीज देते हैं, बट वो कॉमन वॉल को यूज करवा देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लॉ है, और उसका दबदबा पूरा पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। उसकी वजह से साथ वाले मकान में क्रैक्स आ जाती हैं, कंप्लेंट शुरू हो जाती है। कंप्लेंट शुरू होती है। अब जिसका कसूर नहीं है उसको भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक्सपर्ट है, तो इसी के लिए कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। क्या बात है दोस्तों, चेतना के स्तर को किसी भी तरीके से हासिल किया जा सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं एक बिल्डर ग्रुप के चेयरपर्सन को या मालिक को आपके साथ रूबरू करा रहा हूँ, तो इसके पीछे क्या करना। मैं भी सोच रहा था मैं कभी किस तरह के शब्दों को, किस तरह के वाक्यों, क्योंकि उससे पहले जो मेरी चर्चा हुई वो अलग विषयों पे हुई, और उसी को अब जोड़ेंगे इसमें कि एक्सपर्ट का आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक्सपर्ट आपके साथ और उसको उसकी समझ है तो आप सही दिशा में काम कर पाएंगे, चाहे वो संपत्ति है, चाहे वो आपके व्यवसाय हैं, चाहे वो आपकी अध्यात्म है, चाहे वो आपका पारिवारिक कोई सिस्टम है। जो आपने डेंसिटी की बात करी, आपने अर्थक्वेक की बात करी, और आपने ये जो रेड अलर्ट की बात करी, जिसमें हम इस नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं और पब्लिक तेज़ी से बढ़ रही है, तो ऐसे में नेचर के पक्ष में ऐसा क्या काम किया जाए कि नेचर का भी नुकसान कम हो और लोगों को भी लाभ मिले? देखिए, या फिर इसका विस्तार कुछ और तरीके से हो, कोई एज ए एक्सपर्ट आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी आदमी मकान बना रहा है, कोई बिल्डर मकान बना रहा है, कोई खुद अपने रहने के लिए कोठी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रीन एरिया और पेड़ लगाएं। ओके। जितने पेड़ आपके आसपास रहेंगे नेचर उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आज फरीदाबाद के अंदर ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पर प्लॉट कम है लेकिन इतने पौधे, पेड़, पार्क हैं कि अगर आपको गूगल से देखते हो ना तो कोठियाँ नहीं दिखती, सिर्फ आपको ग्रीनरी दिखती है। तो जितनी ग्रीनरी हो वो तो होनी जरूरी है। बिल्कुल, विदेशों में तो वो सिर्फ बिल्डिंगों के ऊपर भी लगाने लगे हैं आजकल, कुछ मतलब ग्रीनरी, कुछ ऐसे कुछ छोटे छोटे लेयर बना के, जैसे आपके ये बना हुआ है हमारा, ये ऐसे स्टेपिंग्स बना देते हैं। वो तो आप दिल्ली मेट्रो में भी देखिए आजकल उन्होंने बाहर की तरफ इस तरीके से लगा दिए पौधे, गमले छोटे। लेकिन उनमें क्या है ना, जब तक आप समय पे पानी नहीं देंगे तो कैसे चलेंगे। तो इसके लिए कहते हैं ना कि किसी की बच्चों की शादी होती है, आगे संतान होती है, तो उसकी संतान को लुक आफ्टर कौन करता है? पेरेंट्स, उनके परिवार वाले। तो इसी तरीके से जो पौधा है जब नींव रखी जाती है उसको केयर करना किस की जरूरी है। बिल्कुल। बेचने वाला तो बेच के चला जाएगा, लेकिन आप ये देखो ना कि वो कहाँ तक जरूरी है, उसको उनका पेट कौन भरेगा। तो जो मकान जिनके हैं उनके आसपास अगर रहेंगे, वो खुद ही उस पर केयर करेंगे, वो सबसे अच्छी करेंगे। दोस्तों, अभी हर्ष जी ने हमें बताया कि बतौर एक्सपर्ट उस आदमी के क्या गुण होने चाहिए, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। घरों के अंदर जो हमारी जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, या जो हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको कोई रिस्क ना आए, और उस तरह की चीज़ों का समावेश अपने जीवन में करके हम सुखद जीवन का एहसास कर सकें। पता लगे आपने बहुत 10, 20, 50, 100, 200 रुपये लगाए और पता लगे आप पड़ोसी से आपको झगड़ा कर बैठे, कोई नफ़ा नुकसान हो गया और फिर वो स्थिति पैदा होगी। तो ये तमाम तरह की चेतनाएं हैं कि आप जब समाज में बैठे हैं, समाज में रुकें और उनसे बात करें, तो एटलीस्ट उन एक्सपर्ट्स के साथ रहें जिनको उनकी समझ है, और उनकी थोड़ी सी गहराई में जाने का प्रयास करें विषयों की। हर जी, व्यक्तिगत अगर बात करें तो ब्रेड और बॉटम कहाँ से रहा और कैसे जीवन की यात्रा यहाँ तक पहुँची? देखिए, मेरा तो जन्म स्थान दिल्ली रहा, दिल्ली, लेकिन समय के साथ में 1989 में फरीदाबाद शिफ्ट हो गए हम जी। और जब फरीदाबाद शिफ्ट हुआ उस समय मैं 11th स्टैंडर्ड में था। फादर साहब मेरे जॉब में थे, MES में जॉब करते थे, तो उन्होंने 1 साल बाद अपना VRS ले ली और साथ साथ ना
बिजनेस स्टार्ट किया, कंसल्टेंट के सर्विसेज शुरू कर दी, जो सही सलाहकार, जो संपत्ति का सलाहकार जो आप कह रही हैं, ये सब कुछ मैंने सीखा उन्हीं से, उन्हीं के साथ रह करके किस तरीके से किसकी ज़रूरत को कैसे पूरी कर सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाक्य सुनाता हूँ उनका, जो मेरे सामने का था। 1992 की बात है ये। हम लोग 28 सेक्टर में रहते थे, सामने 30-31 सेक्टर था, तो 30 सेक्टर में गड्ढे बहुत थे, वहाँ कोई भट्टे होते होंगे तो मिट्टी विट्टी निकाल ली। अब सरकार ने एक्वायर करके प्लॉटिंग कर दी। उस समय प्लॉट आता था 1 लाख रुपए का 100 गज का प्लॉट जी। अब 100 गज का प्लॉट 1 लाख रुपए का आता था, और मैंने कई बार ऐसे देखा, जब आते थे कपल आते थे, वो मुझसे हमारे फादर साहब के, बाबूजी हमें प्रॉपर्टी चाहिए। तो बाबूजी का वही, बेटा कितना बजट है बेटा, कि बाबूजी कितने की प्रॉपर्टी यहाँ मिलती है। सामने वाला बजट कभी नहीं बताता धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आकर के वो इस तरीके से पारिवारिक बन जाता है कि वो अपनी सारी चीज़ बता देता है। आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कराते हो आप उसके जीवन की, तो हाँ, तो 60-70 हज़ार रुपये, एक बार ऐसे कई कपल हमारे सामने आए कि उनका 60-70 हज़ार रुपये की हमारा बजट है। तो हमारे बाजू कहते तो एक काम कर, ये 1 लाख रुपए का है तो ले ले। कह मेरे पास पैसे नहीं है, कि पैसे आ जाएंगे, एक बार चीज बना दे। तो हमें कई बार ऐसा हुआ कि मंथली पैसे देके जाते थे, 5-6 महीने में पैसे हमें दे जाते थे कहीं से भी लाकर, लेकिन उसके बाद में वो 100 गज के प्लॉट से आज 500 की कोठी में है। समय का सलाह से अगर सही चलते हैं तो उसके अच्छा सलाहकार हो और उनकी पूंजी को आगे बढ़ोतरी भी होती रहे, तो उसके लिए एक अच्छा सलाहकार बहुत ज़रूरी है। तो हमने बाबूजी के साथ सीखी सारी चीज़ें, धीरे धीरे करते हुए कोठियाँ बनानी शुरू करी। उसके बाद में सन 2003 में एक प्रोजेक्ट आया पारस अपार्टमेंट सेक्टर 30 का, उसमें प्रवेश करने का मौका मिला, उसको बनाया। धीरे धीरे 28 सेक्टर में फिर एक सनशाइन अपार्टमेंट, 75 सेक्टर में फरीदाबाद में ही अनुश्री अपार्टमेंट, अनुश्री ग्रीन्स, करनाल के अंदर हमने एक टाउनशिप बनाई ईडन एसएलएफ सिटी के नाम से। तो धीरे धीरे समय के साथ में ग्रो अप लेते गए, वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली गई और आराम से जीवन को सुकून है, क्योंकि लोगों को डिलीवरी दिए रखी है। आपके सामने कोई ऐसे फ़ोन नहीं बज रहे हमारे बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, शांति से बैठे हैं। तो इस जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक लॉबी एक समय के बाद या एक क्षेत्र समय के बाद किन्हीं वजह से, किन्हीं कारणों से विवादों में आ जाता है, या किन्हीं कारणों से हम उनको ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ये गलत ट्रैक पे हैं। और ये कोई व्यक्तिगत किसी वर्ग की बात नहीं हो रही है, वो हर वर्ग के साथ समस्याएं रहती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम विषय वस्तुओं पर बात करते हैं तो कुछ जो काम क्रोध लोभ मोह माया में फंसे हुए लोग होते हैं उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, और वो बाइक उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी घट जाती है। लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हर्ष खट्टर जी के परिवार ने जो संपत्ति के सलाहकार के तौर पर जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, उसमें इनका ये मानना है कि भाई अगर संपत्ति का सलाहकार अगर सही सलाह नहीं देगा तो उसके जीवन की जो बहुत बड़ी पूंजी, जो उसकी मेहनत का बहुत बड़ा जो क्रक्स है, वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ हो जाएगा और वो शायद मरने की कगार पे भी आ सकता है। और आज ये स्थिति बहुत से परिवारों में है भी। और उससे क्या होता है, फिर वही फिर बैलेंस जो होता है अनबैलेंस बन के फिर नेचर के साथ साथ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आसपास के सोसाइटी में भी इफेक्ट करता है। कोई कर्ज बंद हो जाता है, फिर वो बाकी चीज़ें जो जुड़ाव है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे इस द राइट पीपल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी नज़र में सही आदमी की परिभाषा क्या है? देखिए, मेरे अगर आप मेरे को संपत्ति सलाहकार के हिसाब से पूछे तो मैं सामने वाले को यही सलाह दूंगा। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सलाहकार रिक्वेस्ट है, जितनी पूंजी हो उसका 10-20% तो ऊपर लोन लेकर के आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए जी, लेकिन ओवर ट्रेडिंग मत करिए। क्योंकि आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपका परिवार ग्रो कर रहा होता है, आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं और आगे उनको एजुकेशन भी अच्छी देनी है। और आज की डेट में एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। जो माँ बाप का एक फर्ज बनता है उसको पूरा करना है आपने। तो जितना पैसा आपके पास को 10-20% तक तो आप प्रॉपर्टी को ले लो, आप उसको फाइनेंस कर लो, ज़्यादा आप मत पड़ो उस चीज़ में। अगर आपकी किस्मत में होगा, भगवान ने देना होगा, आप उसी में ही दे देगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।
तो ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है सबको कि कोई भी जन खरीदना चाहे प्रॉपर्टी, ओवर ट्रेडिंग ना करे। ओवर ट्रेडिंग में हमेशा ही कहीं ना कहीं आदमी फंसता है। थोड़े टाइम में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब प्रॉपर्टी की कोई भी मार्केट गिरती है तो उस समय फिर संभलना हर एक बंदे का आसान नहीं होता। एक सलाह और लेना चाहूँगा लास्ट, आदमी को जमीन से मकान लेना चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए? ये बड़ा एक मेरे मन में भी सवाल रहता है। देखिए इसमें ना मैं फिर कहूँगा ये सारी चीज़ बजट पे आती है। चलो बजट भी मान लो लगभग सेम सा ही, अगर आपका बजट है और आपको जमीन से घर मिल रहा है तो आपको उस पर ही जाना चाहिए, उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ये है कि मेरे को तो सिंगल चाबी चाहिए और मैं टूरिंग में रहता हूँ, मेरे को हस्बैंड वाइफ जॉब वाले हैं, तो उसके लिए फिर अपार्टमेंट में जाना चाहिए। फिर सिक्योरिटी जरूर तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी है, सारी चीज़ें हैं आपके। आजकल सब लोग ऑनलाइन का बिजनेस है, अपना कोई भी ऑर्डर करते रहते हैं, तो दूसरे को हमारे घर की बेलें बचती रहती हैं। अच्छा, बिजनेस जैसे आप करते हैं तो ऑनलाइन भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और आप ट्रेडिशनल लोग हैं, पुराने परंपरागत लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग हैं, क्या कहते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करनी चाहिए या व्यक्तिगत बिल की बात करनी चाहिए? विच इज़ द बेस्ट बाय गुणवत्ता? देखिए समय का बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आया कुछ समय में ना, और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आगे एग्रेसिव हो गया। हमारी भी लाइन के अंदर, ट्रेड के अंदर में कोई आता है, पहले तो आजकल 90% तो फ़ोन पे ही और बात हो जाती है कि ये चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद में कोई आगे लेता है। तो मेरा सिर्फ इसमें जो आप मेरे से क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन खरीदना चाहिए और क्या हमें पर्सनल चाहिए, तो मेरी तो ये राय है कि ऑनलाइन आप सर्च जरूर करो, आपका हक बनता है कि आप ऑनलाइन उस चीज़ को देखो, और उसमें आप 90% उसमें श्योर हो जाए कि मैंने ये लेना है, ऑप्शन है। जब आप उसको फाइनल करने जाओ तो वो जगह जरूर देखो आप, बिल्डर कौन है, कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, जगह किसकी है। ऐसा तो नहीं कोई आपको बेकार आओ, बिना आप सोचे समझे, बिना गए हुए, आसपास सलाह लिए हुए कोई भी पैसा इन्वेस्ट मत करो। बिल्कुल देखो पूरा, जहाँ करो वो स्टडी करने पर, पूरा स्टडी करने के बाद, लेकिन करो वो जो आप प्रैक्टिकल धरातल पे जाकर के उस चीज़ को देख सको। स्वार्थ और परमार्थ की परिभाषा बताएं सर, और फिर समापन की ओर चलते हैं। क्योंकि मैं जब आपसे चर्चा कर रहा था तो विषय तो कुछ और था, ये विषय कुछ और हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा उसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे कि आदमी को स्वार्थ और परमार्थ में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि आप इलाइटेंड हैं, ये महसूस कर पाया हूँ मैं। देखो स्वार्थ तो ना, अगर भगवान ने, परमात्मा ने शरीर दिया है जी, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ तो दिया ही है, क्योंकि जब हम यहाँ का जल पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमें भूख प्यास लग रही है तभी हम पी रहे हैं, तो ये भी हमारा स्वार्थ है। मतलब खुद के अर्थों को जानना स्वार्थ माना गया है, और दूसरों के अर्थों को जानना वो परमार्थ माना गया है, पर के अर्थ का, मतलब उसको ऐसा, हमारी ऐसी परिभाषा है। तो स्वार्थ वही है जो आपको अपनी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर आपको चलना है, जो जरूरतें, इच्छाएं, लेकिन आप चलो सही उस राह पे, बट ऐसा कार्य मत करो कि किसी वजह से, आपकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो, कोई नुकसान हो, तकलीफ हो, मतलब उस चीज का ध्यान रखना, उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना। और परमार्थ सर? परमार्थ यह कि सामने वाले को समझना, जो कि आज की डेट में बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है, लेकिन जो आज लगभग 50 साल की उम्र हो चुकी है, व्यापार में रहते हुए बहुत समय हो चुका है, 30 साल से ऊपर हो गया व्यापार करते हुए, तो सामने वाले को समझना हमारे लिए अब थोड़ा सा आसान हो चुका है, अनुभव है। क्योंकि आप जब चलते हो रोड के ऊपर में, गाड़ी चलाते हो, तो आपको गड्ढे भी मिलते हैं, स्पीड ब्रेकर भी मिलते हैं, रेड लाइट भी मिलता है, कहाँ आपको ब्रेक लगानी है, कहाँ आपको गाड़ी की स्पीड देनी है, तो सामने वाले को समझना तो जरूरी है ही है, बट इतनी जल्दी से कितनी जल्दी समझ पाओगे ये तो जब आप चलोगे तभी पता चल पाएगा जी। दोस्तों, इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को यहीं समापन की ओर लेकर चलते हैं। हर्ष जी ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में, बहुत विश्वास और आत्म अनुशासन के साथ हमें जो चीज़ों को चर्चा करी है, उनका हम धन्यवाद करते हैं, और प्रयास कर देंगे कि भविष्य में इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की किसी भी प्रोजेक्ट के, और या हमारे जो बाकी जो तमाम तरह की कंपनीज या प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अगर किसी रूप में अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। और इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि चीज़ों की सामर्थ्यता आपकी जो है वो इस पर निर्भर करती है कि आप सही सलाहकार के साथ लेकर उसको जोड़कर कितना उससे ले पाते हैं और कितना नहीं ले पाते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
कि हमारे साथ स्वार्थ और परमार्थ की किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हमारे साथ साझा हों। आज अलविदा लेता हूँ, फिर नई सक्सेस के साथ मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।